बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। पहली दो वीडियोज़ के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्कशन कर दी थी, जिसके अंदर हमारे पास बाउल्स का डायमीटर था, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की क्लासिफिकेशन थी, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन थी, एयरडायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन थी, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन थी, जिसके अंदर मैंने कहा था डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड दोनों क्लोज्ड होते हैं। अब है हमारे पास स्ट्रेंगुलेशन कब हो जाती है। उर्दू में स्ट्रेंगुलेशन आपने फोरेंसिक मेडिसिन में भी पढ़ा होगा कि इसका मतलब होता है गला घूंट देना। तो यूं ही कह लो कि मैं इंटेस्टाइन का गला घूंट दूँ। जब गला घूंटते हैं हम बेसिकली क्या करते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो सेम यही है ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद वेस्कुलर कंप्रोमाइजेशन। ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन की जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन वो हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड है, हमारे पास वेस्कुलर कंप्रोमाइजेशन। मैं जल्दी से लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी हमारे पास कीमती है, तो अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसके लिए हमारे पास हमेशा हमेशा ना सर्जिकल एमरजेंसी के अंदर पेशेंट आता है। मतलब अचानक से आता है कि डॉक्टर साहब मैं मर गया मैनू बचाओ। ठीक है, तो सर्जिकल एमरजेंसी, गला घूंटने से याद कर लो, अगर किसी का गला घूंटी तो वो फ़ौरन से एमरजेंसी में ले जाते हैं, तो वहीं से याद कर लो। ठीक है, अब इसके अंदर जब भी हम गला घूंटते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो वीनस वाला है ना रिटर्न, वो कम होता है। फिर हमारे पास आर्टीरियल, क्योंकि हमारे पास वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है और वो आराम से दब जाया करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वीनस रिटर्न कम होगा, उसके बाद फिर जब वो एक हद तक कम होगा, उसके बाद फिर आर्टीरियल भी साथ में ना जो हमारे पास कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगी। बताता हूँ सारा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब आर्टीरियल सप्लाई हमारे पास वीनस जब होती है ना, तो फिर थोड़ा बहुत आर्टरी से ब्लड आ रहा होता है, वो ऑक्सीजनेशन करता है जिस तरह ले दे के। लेकिन जब आर्टरी भी कंप्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है, इसके ऊपर भी लोड आ जाए, इसकी भी गला घूंट जाए, तो फिर हमारे पास प्रॉपर जो है ना इन्फ्रैक्शन, जो जिसे हम कहते हैं ना, वो करो इस्कीमिया और वो सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट शदीद पेन के साथ आपके पास लैंड करता है एमरजेंसी के अंदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास इसकी वजह क्या क्या हो सकती है। इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास मोस्टली ये स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है। क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन क्या था, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड दोनों ही हमारे पास क्लोज हो जाए, तो इसके अंदर फिर क्या होगा, तो वेसल्स जो है ना वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू होती है। क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन इसकी बड़ी वजह है, या फिर मिजेंटेरिक जो वेसल है उनका इन्फ्रैक्शन हो गया, कोई भी ट्रॉमा आ गया या कोई भी मिजेंटेरिक इन्फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास एक्सटर्नली कह लें, कोई भी हमारे पास जो है ना वो उसको हर्निया वगैरह था, हर्निया ने जाके जो है ना उसकी ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ कर दिया, या फिर कोई भी इंटेस्टाइनल एडहियन हो चुकी है, मतलब यूँ कहने कि आपस में चिपक चुकी हैं, तो उस वजह से हमारे पास होगा। अच्छा, अब हमारे पास कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास अगर वो मरोड़ पड़ जाए, जिसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था वल्वुलस, ठीक है, तो वल्वुलस इंटेस्टाइन हो जो इसके अंदर भी, या फिर इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या था, मैंने कहा था एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर घुस जाना। ठीक है, तो इसके हम कहते हैं इंटरसेप्शन जो है ना वो हमारे पास हो जाए, तो ये हमारे पास होता है। ठीक, अब हमारे पास जब पेशेंट आता है, आप देख के ही उसको बता सकते हैं इसको इंटेस्टाइनल स्ट्रेंगुलेशन है। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। मरीज़ के ना सिम्टम्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सिम्टम्स के अंदर वो कहेगा, डॉक्टर साहब अचानक से जो है ना उसको कांस्टेंट पेन चल रही है और बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन होगी, साथ में उसको टेंडरनेस होगी उस एरिया की, और वो टेंडरनेस जो है ना वो हमारे पास रिजिडिटी के साथ वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, टेंडरनेस होगी, रिजिडिटी होगी, फिर वो ऐसा ऐसा, क्योंकि अब वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुकी है, तो ज़ाहिर सी बात है सिस्टेमिक एक्सपोजर टू एनरोबिक जो है ना वो ऑर्गेनिज्म होगा, जिसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिन भी बनेंगे। ठीक, तो मतलब वहाँ पे बैक्टीरियल का कुछ ना कुछ चक्कर है, तो वो हमारे पास सेप्टिसीमिया और फिर वो शॉक की तरफ जो है ना वो कंडीशन जाना शुरू कर देगी, और सडन सिम्टम्स होंगे। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा ऐसा होगा, सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होंगे। ठीक है, और हमारे पास वो कांस्टेंट होंगे, रीअकर, एक दफ़ा अगर ख़त्म हो गया फिर वो दोबारा रीअकर होगा, और वो रेगुलरली रीअकर करेंगे। तो अब आपने मेरी जान क्या करना है, आपने सिंपल जो है ना वो सबसे पहले नेज़ोगैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन करनी है। ठीक है, नेज़ो ट्रीटमेंट की अब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, नेज़ोगैस्ट्रिक, ऑलमोस्ट सारी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ना एनपीओ करना है, नेज़ोगैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन करनी है, रिहाइड्रेशन करनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है। तो ये जहाँ भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का आ जाए, ये आपने जनरल मैनेजमेंट के अंदर करना है। नेज़ोगैस्ट्रिक जो है ना वो आपने
डीकम्प्रेशन करनी है। साथ में आपने आईवी रिहाइड्रेशन जो है ना वो उसको लगा देनी है, फ्लूइड लगा देनी है। साथ में आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का जो है ना वो हमारे पास उसको कोर्स करवा देना है। साथ में आपने कहता है कि जो रीसेक्ट करना है डेविएटेड इंटेस्टाइन को, जो डेविएटेड हुई है जहाँ पे मसला है उसको रिसेक्शन कर दो, और उसके बाद जो वेसल्स है उसका रीअनास्टमोसिस जो है ना वो आप कर दोगे तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। और जो हमारे पास रिपेयर है ना, जो डिफेक्ट है उसको रिपेयर कर देना है आपने। अगर हर्निया वगैरह है तो उस हर्निया को रिपेयर करो, तो ये भी साथ हमारे पास दोबारा इसके सिम्टम नहीं आएंगे। तो रिपेयर आपने हर्निया कर देना। साथ में आपने एब्डोमिनल लिवाज करना है, वहाँ पे पानी शानी अच्छी तरह से मारना है ताकि हमारे पास कोई भी, अगर आपको पेरिटोनियल कंटामिनेशन मिल रही है, आपको लग रहा है कि पेरिटोनियम बहुत गंदी है, तो आपने वहाँ पे ये सारी की सारी पेरिटोनियल लिवाज जो है ना वो कर देना है। दैट्स स्ट्रेंगुलेशन के बारे में आपको एटलीस्ट इतनी बातें पता हो ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये ना डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक तो इसकी जब पेन सवेयर होगी, ठीक है, और हमारे पास सवेयर होगी और स्टेडी होगी, कांस्टेंट जो है ना वो पेन होती रहेगी। और अचानक ये देख रहे हो कहीं हर्निया के अंदर आगे फंस गया है, या कुछ भी इंटरसेप्शन हो चुकी, या वाल्वुलस हो चुकी है, ठीक है, मतलब वो मोड़ पड़ गया है। यार तुम फोकस हो जाओ ना, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो मोड़ पड़ गया है, इंटरसेप्शन हो चुकी, या किसी भी हर्निया के अंदर फंस जाए तो सारी बात है उसकी जो पहले वीनस सप्लाई जो है ना वो कंप्रोमाइज़ होगी, उसके बाद जो आर्टीरियल सप्लाई है वो भी होगी, वहाँ पे प्रॉपर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, अगर हर्निया है तो हर्निया को रिपेयर कर दो, अगर इंटरसेप्शन है तो उसको ठीक करो, वाल्वुलस अगर वो मोड़ी हुई है इंटेस्टाइन तो उस मोड़े हुए को ठीक करोगे तो आपके पास वेसल भी रिलैक्स और सारा मसला ठीक। खुद लिख लोगे ना अब इंशाल्लाह, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है इंटरसेप्शन। मैं इतनी देर से ये जो इंटरसेप्शन कर रहा हूँ ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ओके जी, इंटरसेप्शन, ठीक है। कुछ लोगों को ये प्रोनाउंस नहीं करना था, शुरू में सबको मुश्किल होती है, लेकिन इंटरसेप्शन इसके अंदर क्या होता है, वन पार्ट ऑफ बावल मतलब इंटेस्टाइन का एक पार्ट हमारे पास इनवेजिनेटेड विद इन द इमीडिएटली एडजेसेंट सेगमेंट, ठीक है, वो हमारे पास इनवेजिनेट कर जाता है जो कि उसका एडजेसेंट सेगमेंट है उसके अंदर, ठीक है। सपोज करें ये है हमारे पास, तो ये दूसरी है, तो इसका एक पार्ट जो है ना वो यूं करके इसके अंदर जो है ना वो इनवेजिनेट करते हैं, इसे हम कहेंगे इंटरसेप्शन होगा। ये भी एक तरह का यूँ कहने कि गला घोटने वाली है, तो मतलब ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ स्ट्रेंगुलेशन ही इसे कहेंगे। ये जो हमने ऊपर सारी पढ़ी हुई ना इसके ऊपर मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी जो हमारे पास इनर लेयर होती है ना उसकी हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है ना ये वाली सारी की सारी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो इसके अंदर भी हमारे पास ब्लड सप्लाई की कंप्रोमाइज़ है। फीचर्स क्या होंगे, मोस्टली ये मोर कॉमन है जो चिल्ड्रन है ना बच्चों के अंदर, क्योंकि उनकी इंटेस्टाइन नाजुक सी होती है, और ये 5 से 10 माह के अमूमन बच्चे जो है ना उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन जो है ना वो हमारे पास देखी गई है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप अगर इंटरसेप्शन की है तो वो हमारे पास बच्चों के अंदर वो कह रहा है इलियोकोलिक है, ठीक है। इलियोकोलिक जो टाइप है ना ये एक एमसीक्यू है, इलियोकोलिक टाइप ऑफ इंटरसेप्शन है। इलियम और कोलोन वाला जो हमारे पास हिस्सा है ना, ठीक है, तो यूँ कह लें कि जो लास्ट पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, वो यूँ कह रहे हैं कि कोलोन के अंदर जो है ना इंटरसेप्शन कर देगा। एक मिनट मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, बड़ी अच्छी डायग्राम बनी हुई है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारे पास वो असेंडिंग कोलोन ट्रांसफर और फिर वो डिसेंडिंग कोलोन बनेगा ना, तो यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ही इसी के अंदर जाके यूँ इंटरसेप्ट कर गया, इनवेजिनेट कर गया। देख रहे हो कितनी हैवी डायग्राम नज़र आ रही है, तो इसको दिमाग में रख लेना। और ये एमसीक्यू है कि इलियोकोलिक टाइप जो है ना वो सबसे ज़्यादा आईसी से इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड होता है ना, तो वहाँ से याद कर लो कि आईसी जो है ना वो हमारे पास होती है। लेकिन अगर अडल्ट की बात करूँ मैं तो इसके अंदर कोलियोकोलिक होता है, कोलिक जो है ना वो टाइप हमारे पास कोलोन का आपस के अंदर जो है ना वो सारे का सारा हो जाना था। मोस्ट कॉमन काज इसका इडियोपैथिक है, स्टिल हमें अननोन है। लेकिन अगर चिल्ड्रन के अंदर देखें ना तो इसकी बड़ी वजह है वो मैकल्स डाइवर्टिकुलम, आपने एम्ब्रियो के अंदर अब पढ़ के तबाही मचाई, तो मैकल्स डाइवर्टिकुलम जो है ना इसकी बड़ी वजह है। अगर हम मेन इसके अंदर देखें अडल्ट के अंदर तो हो सकता है कोई भी पॉलिप हो जिसकी वजह से इंटरसेप्शन हो गया, कोई भी ट्यूमर हो सकता है, कोई भी लाइपोमा हो सकता है जिसकी वजह से ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स हैं इंटरसेप्शन के, वो 3 मेजर पार्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो 3 पार्ट जो इंटरसेप्शन के हैं ना वो मेजर यू है, इंटरसेप्शन, ठीक है, PIEN आ रहा है, इसके अंदर इंटरसेप्टम है PTUM, और इसके अंदर PTION आ रहा है। तो
तो PIEN, PTUM और PTION, बस इतना फ़र्क है। बाकी शुरू में इंटरसेप्शन, इंटरसेप्टम, इंटरसेप्शन, तो ये 3 पार्ट्स आपने याद रखना है। इंटरसेप्शन में हमारे पास क्या होता है कि ये शीथ या आउटर ट्यूब होती है। मतलब अगर ये हमारे पास, ठीक है, यूं करके इंटेस्टाइन आ रही है ना, तो जो आउटर शीट है ना ये वाली, ये हमारे पास करेंगे इंटरसेप्शन हो गया, ठीक है। मतलब कि पेप्सी वाली जो है ना वो वाइब्स आ रही है कुछ ना कुछ, तो वो जो बाहर वाली आउटर लेयर होती है ना, आउटर ट्यूब होती है, उसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्चुअल इंटरसेप्शन प्रेजेंट है। तो आउटर लेयर जिसने कवर किया हुआ है एक्चुअल वाली को, तो उसके हम कहते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, रिटर्निंग आर्म द मिडल ट्यूब, ठीक है, जो हमारे पास रिटर्न होके आ रही है, या ये वाली जो मिडल पार्ट है ना, ये वाला इंटरसेप्टम PTUM आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिटर्निंग पार्ट हो रहा है, जो वापस आ रहा है अंदर से होके, वो हमारे पास। और इंटरसेप्शन बेसिकली क्या है, इंटरिंग या इनर पॉइंट, मतलब ये वाला जो 2 पॉइंट है ना, इसको हम प्रॉपरली इंटरसेप्शन कहेंगे। तो जो हमारे पास इंट्री वाला पॉइंट है, ठीक है, इंटरिंग ट्यूब, ठीक है, या फिर हम जिसको इनर ट्यूब कहते हैं, तो वो हमारे पास इंटरसेप्शन कहलाता है। अब इसके अंदर ना मेजर हमारे पास एक एपेक्स होगी इंटरसेप्शन के अंदर, ठीक है। एक हमारे पास होती है जी एपेक्स, और एक हमारे पास होती है जी नेक। अच्छा, ठीक है, ये पार्ट होता है इंटरसेप्शन का दैट एडवांस, मतलब जो आगे की तरफ यूं एडवांस कर रहा होता है, ये हमारे पास होती है जी इसका एपेक्स। और जो इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है इंटरिंग लेयर इन दी मास, तो वो हमारे पास नेक होगी। तो इसकी बाद ये भी हमारे पास क्लियर होगा कि एपेक्स क्या होती है और इसकी नेक क्या होती है। 3 पार्ट्स आप बता देंगे, इस तरह लिखोगे कि एग्जामिनर बहुत अच्छा देखते हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं हमारे पास इस इंटरसेप्शन, अगर किसी का इलियोकोलिक आ गया या कोलोकोलिक हो गया है ना, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि जो पेशेंट होगा ना वो स्क्रीम करेगा। स्क्रीमिंग मतलब कि चीखेगा। जो पहले बिल्कुल, अगर हम मेल इन्फेंट की बात करें ना, तो क्लिनिकल फीचर की यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ कि हमारे पास जो मेल इन्फेंट है ना, वो एक तो स्क्रीमिंग करेगा, ठीक है, और अपनी टांगों को ड्राइंग अप कर लेगा, ठीक है, ड्राइंग अप, जो कि पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब इंटरसेप्शन की एक तो वो चीखेगा और हमारे पास ड्राइंग, इतनी सवेर इसकी पेन होती है। साथ में इसी पेन की वजह से जो है ना उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जबकि स्टूल इनिशियली नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन मज़ीद होती है, तो हमारे पास रेड करंट जेली जिस तरह होता है ना, क्योंकि अब वहाँ से इंटरसेप्शन वाले एरिया हमने कहा स्ट्रेंगुलेशन होगी, तो कहीं ना कहीं से ब्लड तो थोड़ा बहुत फटेगा ना, ठीक है, क्योंकि वेसल कंप्रोमाइज्ड हो गई है। तो जो स्टूल है इनिशियली जो है ना वो बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन जिस जिस तरह वो देर करके आता रहेगा, तो उसके जो स्टूल हैं वो हमारे पास रेड करंट जेली। अब इससे क्या मरा, रेड करंट क्यों इसने लफ्ज़ में आएगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लड और म्यूकस होगा, ठीक है। तो ब्लड और म्यूकस कंटेनिंग जो स्टूल है ना, तो मतलब कहना है कि सुर्ख रंग के उसको ना फीसिस वो होंगे, जिसके हम रेड करंट जेली की नाम दे रहे हैं। जिस तरह अगर बकरा ज़िबा हो तो वो खून जब जम जाता है तो वो जेली की शक्ल से एक बन जाता है ना क्लॉटिंग के बाद, तो उसी तरह का समझ लेके होगा। अब यहाँ पे उसने कहा है कि साइन ऑफ डांस उसके अंदर शो होगा। एब्डोमेन इनिशियली डिस्टेंडेड नहीं होता, लेकिन उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है SIGN, साइन ऑफ डांस। आप बेले के अंदर देखें ज़रा। अब ये क्या है हमारे पास, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इन दी राइट इलिक फोसा। तो राइट इलिक फोसा जो राइट साइड के ऊपर जो है ना, ठीक है, ये लेफ्ट इलिक फोसा राइट, ये लंबर रीजन हो गया, और राइट हाइपोकोंड्रियम, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम पे एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकस, हाइपोगैस्ट्रियम। तो जो राइट इलिक फोसा है ना, उसके अंदर हमारे पास यूँ लगेगा बिल्कुल खाली हो चुका, इसे कहते हैं साइन ऑफ डांस, ठीक। फिर हमारे पास कह रहा है ससाज शेप्ड जो है ना लंप कनकेविटी इन टूवर्ड दी अम्बलाइकस आपको नजर आएगी, दैट हार्डन ऑन पाल्पिटेशन। तो यहाँ पे यार इसको थोड़ा सा फोकस ऊपर करते हैं, तो आपको मैं एक साइन ऑफ डांस दिखाता हूँ। ये वाला देखो, जो हमारे पास राइट इलिक फोसा ऑलमोस्ट यहाँ पे करके आपको दिख जाएगा, ठीक है, और आपको जो है ना ससाज लाइक अपीयरेंस, ठीक है, तो वो आपको इसके अंदर उसी जगह पे दिखे। जब आप उसको ना अम्बलाइकस को जब पालपेट करेंगे ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हार्डन होगी। मतलब ये जो अम्बलाइकस हमने बनाई है, इसके मिडल पे आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी हार्डनिंग फील होगी। फिर आपको जब रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, तो रेक्टल एग्जामिनेशन के ऊपर आपको स्टूल जो है ना वो ब्लड स्टेन म्यूकस जो है ना वो आपको मिल जाएगा।
इन दी रेक्टल एग्जामिनेशन। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप उसको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कर सकते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स भी कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास हो जाती हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करनी है ऐसे इंटरसेप्शन वाले पेशेंट के अंदर। तो इन्वेस्टिगेशन में मेरी जान आपने प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे करवा लेना है। ठीक है, जो कि बड़ा हेल्पफुल हो जाता है मोस्टली केसेस के अंदर। तो हमने प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे जो है ना वो आप करवा लेंगे। ठीक है, एविडेंस बता देगा कि आया कि स्मॉल है और लार्ज बावल इंस्ट्रक्शन है या सीकल गैस शेडो आपको मिल जाएगा। अगर इलियोकोलिक काज है तो आपको एब्सेंट होगा। ठीक है, बाकी आपने बेरियम एनीमा, ठीक है, मतलब उसकी जो रेक्टल है ना वहाँ से आप एक एनीमा होता है, उसके अंदर बेरियम होता है, एक मतलब लिक्विड सा होता है। वो जिस तरह आगे जाता है तो वो आपको बता देता है कि फलां फलां जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो बेरियम एनीमा जो है ना वो आप कर देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा। क्लास साइन जो है ना अगर उसको इलियोकोलिक है ना तो उसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास क्लास साइन जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। क्लास साइन क्या होता है कि मतलब जिसके हमारे पास ना शार्प एंगल्स हों वो आपको दिख जाएगा। साथ में आप अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, साथ में सीटी स्कैन करवा लेंगे। तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड जो है ना वो डायग्नोस्टिक है चिल्ड्रन के अंदर, तो इससे हमें पता चल जाता है। अब आपको पता चल गया जी ये हमारे पास इंटरसेप्शन का केस है, तो अब आप इसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो ट्रीटमेंट मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि हमारे पास जो है ना वो टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो ट्रीटमेंट के अंदर एक हमारे पास नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन है और एक हमारे पास है सर्जिकल रिडक्शन है। मतलब जो रिड्यूस हुआ पर्सन उसको जो है ना वो आपने ठीक कर देना, मतलब उसको अपनी वापस पोजीशन में। तो हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है इंटरसेप्शन की, एक हमारे पास है जी नॉन सर्जिकल, हमारे पास सर्जिकल ये नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन है, और एक हमारे पास होता है जी सर्जिकल रिडक्शन। ठीक है, मतलब सर्जरी करके हम उसको दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रिड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन इन्वॉल्व एयर या बेरियम एनीमिया। मतलब इसके अंदर हम ना हवा को यूज़ करके, ज़ाहिर बात है जब यूँ करके इंटरसेप्ट हुआ है तो हम हवा डालेंगे तो ये हो सकता है ये बिल्कुल सीधा हो जाए, या फिर एनीमा डालेंगे तो प्रेशर के ज़रिए ये इंटेस्टाइन अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो हमारे पास एयर या फिर हमारे पास एनीमा जो है ना वो होगा। ठीक, हमारे पास उसके बाद वो कह रहा है कि रीअकरेंस रेट जो है ना उसका 10% है। मतलब अगर एक दफ़ा ठीक हो गया तो वो दोबारा हो सकता है, 10% पेशेंट में दोबारा हो जाए। ठीक है, और अगर किसी के अंदर साइन है पेरिटोनाइटिस के, परफोरेशन के, शॉक के या फिर मैकल डायवर्टिकुलम के, तो उनके अंदर कभी भी ये एयर और वाला अनीमा ना करना, वरना ये वर्सनिंग हो जाएगी। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन यही है कि अगर किसी को पेरिटोनाइटिस वगैरह है ना, परफोरेशन है एब्डोमिनल, क्योंकि वो एयर तो फिर वहाँ से कहीं से और ही निकल जाएगी, एनीमा कहीं से और परफोरेटेड है सपोज करें यहाँ से, तो हम एयर डालते भी रहें, एनीमा डालते भी रहें तो वो लीक आउट कर देगा। तो इस वजह से इन केसेस में नहीं करना। सर्जिकल में कहता है कि अगर हमारे पास ये वाला रेडियोलॉजिकल रिडक्शन फेल हो चुके तो फिर हम सर्जिकली जो है ना हो जाते हैं, इंसाइज करते हैं राइट साइडेड एब्डोमिनल इंसिजन, ट्रांसवर्स राइट साइड एब्डोमिनल इंसिजन देते हैं, और रिडक्शन बाय जेंटली कंप्रेसिंग द डिस्टल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया। अमूमन लोग समझते हैं कि अगर इस तरह है ना, ठीक है, ये है ये हम इसको यूँ पकड़ के खींच क्यों नहीं देते। जब मेरी जन खींचोगे तो वो आपके हाथों में दोनों आ जाएंगी, फट के हाथ में आ जाएगी, जिसे कहते हैं ना फट के हाथ में आ जाना, वो हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, एक हिस्से को जेंटली कंप्रेस करते हैं द मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द इंटरसेप्शन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन। ठीक है, तो जो डिस्टल पार्ट है ना ऐसे हवा में जो है ना वो किसी को समझ नहीं आती। ये एक छोटी सी वीडियो देख लो आपने, अमूमन अपने ओटी के अंदर जो है ना वो ये वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, तो ये इसको ज़रा मैं वॉल्यूम थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। ये देख रहे हैं ट्रांसफर इंसिजन वो लगा रहा है, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फिर वो मसला बन जाएगा। ठीक है, तो इसको गौर से ज़रा देख लो। वो ट्रांसफर इंसिजन उसने एक दी है। ठीक है, उसके बाद वो जो है ना उसको सारे के सारे को खोल रहा है। मैं बाकी पार्ट आपको आगे दिखा देता हूँ। ये देखिए उसने इंटेस्टाइन निकाल दी और डिस्टल पार्ट को जो है ना वो हमारे पास सिंपल कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो जब डिस्टल पार्ट को कंप्रेस करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो प्रोक्सिमल है वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये देख रहे हैं। कभी भी इसको दोनों एंड्स को पकड़ के खींचना नहीं, बस एक एंड के ऊपर जोर देना, दूसरा खुद ब खुद जो है ना मुंह उठा के बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास थोड़ी सी जो टेक्निक थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अलाउ नहीं है जब दिखाना, तो फिर मसला बन जाता है। ठीक है, इसका एक दफ़ा बार बार आप वहाँ से जाकर देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पास है जी सर्जिकल रिडक्शन ऑफ इंटरसेप्शन। ठीक है, और अगर द लास्ट पार्ट जो है ना मोस्टली रिडक्शन के अंदर डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करता है, लेकिन आप उसको चेक कर लें कि अगर तो वो दोबारा नॉन वायबल है तो उसको रिसेक्ट करके प्राइमरी नास्टमोसिस भी वहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये था इंटरसेप्शन के बारे में। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है वाल्वुलस
और मतलब कोई मोड़ पड़ गया या एडहीजन हो चुकी है, फिर हमारे पास इंटरनल हर्निया का एक है, ठीक है, और ए डायनामिक फिर हम ऑब्स्ट्रक्शन को करके तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को कवर करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली यहाँ तक मज़ा आया। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, ठीक है, तो यहाँ से कोशिश करना कि शायद किसी की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। जितना मुझे आता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।